हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हेपेटिका को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डेवलपमेंट को क्लीवेज तक डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे का पार्ट जो कि आफ्टर डेवलप क्लीवेज जो लार्वल फॉर्मेशन होती है फैसियोला हेपेटिका के अंतर्गत उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, इसकी जो फर्स्ट लार्वल स्टेज है मीरासीडियम लार्वा, इसकी हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी तथा फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट लार्वल स्टेज स्पोरोसिस्ट लार्वा, उसके बाद रेडियल लार्वा, सर्किरियल लार्वा, मेटा सर्किरियल लार्वा को डिस्कस करेंगे तथा लास्ट में इसका प्राइमरी होस्ट पर क्या इन्फेक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा के अगर डायग्राम की बात की जाए तो मीरासीडियम लार्वा कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आप ए वाले रीजन में दिख रहे हैं, इसमें एंटीरियर साइड की तरफ एपिकल पेपला प्रेजेंट है। इसमें ये एपिकल पेपला और ये एपिकल ग्लैंड्स, ये इंटरनल पार्ट है और ये एक्सटर्नल। इसमें इसकी मार्जिन पर एंटीरियर एंड को छोड़ते हुए पूरी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसमें वन पेयर आई स्पॉट। अगर इंटरनल की बात करी जाए तो इसमें एक्सक्रीटरी पोर जो कि एंटीरियर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। इसके बाद एपिडर्मल प्लेट्स जो कि 21 होती हैं, यानी 21 एपिडर्मल प्लेट्स होती हैं जिसके द्वारा इसकी बॉडी कवर्ड रहती है। इस पे फिल्म सेल्स जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, मस्कुलर लेयर, जर्म बॉल्स, सब एपिथेलियम लेयर्स। इसका जो एपिकल रीजन होता है जो कि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है यानी अग्रसरी की तरफ, इसका मेन फंक्शन जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है यानी स्नेल यानी घोंघा जिसको बोलते हैं, उसमें ये पेनिट्रेशन यानी उससे में एंटर करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसी के द्वारा ही ये स्नेल में की बॉडी में एंटर करते हैं। तो बात करते हैं इसके जर्नल इंट्रो की। जैसा कि देख रहे हैं, मीरासीडियम लार्वा फैसियोला के जीवन व्रत में यानी लाइफ हिस्ट्री में यह सबसे पहली लार्वल अवस्था होती है जो फेवरेबल कंडीशन में होती है। यह 4 से 15 दिन की अवधि में कैप्सूल से मीरासीडियम लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह एग से बाहर आकर जल में तैरने लगते हैं, मतलब जब वो कैप्सूल यानी एग्स जो होता है उससे निकलकर वाटर करंट के साथ यानी पानी के बहाव के साथ उसमें तैरने लगते हैं। इसके अंडे से बाहर निकलना एक प्रोटीन अपघटक यानी प्रोटोलिटिक एंजाइम द्वारा होता है। यह एंजाइम कैप्सूल को चिपका कर रखने वाले पदार्थ को खोल देता है जिससे कैप्सूल खुल जाता है। मतलब जो कैप्सूल होता है जो हमने कल पढ़ा था क्लीवेज वाले रीजन में, तो उसमें एक प्रोटीन का कवर होता है। वह कवर प्रोटोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा घोल दिया जाता है और उसके बाद मीरासीडियम लार्वा कैप्सूल के अंदर से बाहर निकल जाता है और जल में स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की।
अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो यह लगभग 0.7 मिलीमीटर लंबा, सूक्ष्म, लंबा, अंडाकार तथा सीलिएटेड यानी सघन पश्चिमी सीलिएटेड और सक्रिय लार्वा है। इसके अपेक्षाकृत चौड़े अगले सिरे पर एक गतिशील और नॉन सीलिएटेड एपिकल पेपिला या टेरिब्रेटोरियम होता है। मीरासीडियम एक मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव है। इसका शरीर चपटी और सीलिएटेड 21 एपिडर्मल प्लेट्स या कोशिकाओं से ढका रहता है, जो कि 5 पंक्तियों में अरेंज रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक पंक्ति में कोशिकाओं की संख्या और व्यवस्था निश्चित रहती है। सबसे आगे की ओर पहली पंक्ति में 6 प्लेटें होती हैं, जिनमें से 2 पृष्ठीय, 2 पार्श्वीय, 2 आधारीय होती हैं। दूसरी पंक्ति में भी 6 प्लेटें होती हैं, जिनमें से 3 पृष्ठीय और 3 आधारीय होती हैं। तीसरी पंक्ति में 3 प्लेटें होती हैं, जिनमें से 1 पृष्ठीय और 2 पार्श्व आधारीय वेंट्रोलेटर होती हैं। चौथी पंक्ति में 2 दाईं और 2 बाईं कुल 4 प्लेटें होती हैं। सबसे पीछे 5वीं पंक्ति में 1 दाईं और 1 बाईं कुल 2 प्लेटें होती हैं। एपिडर्मल प्लेट्स नीचे सब एपिडर्मल मस्कुलर का एक महीन स्तर होता है, जिसमें बाहर की ओर वृत्ताकार तथा अंदर की ओर हॉरिजॉन्टल यानी अनुदैर्ध्य तंतु पाए जाते हैं। पेशिन्यास यानी मस्कुलर के नीचे सब एपिथेलियम का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का एक स्तर होता है। इस प्रकार अधिचर्मी प्लेटें यानी एपिडर्मल प्लेट्स, उप अधिचर्मी पेशिन्यास और उपकुला तीनों मिलकर मीरासीडियम की बॉडी बॉल की फॉर्मेशन करती हैं या मीरासीडियम की शरीर की भित्ति की रचना करती हैं। अब बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनली मीरासीडियम की बॉडी के अंदर ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ, तंत्रिका ऊतक यानी नर्व टिश्यूज, प्रोटोनेफ्रिड यानी आदिवृक्क और जनन कोशिकाएं होती हैं। कणिका में जीवद्रव्य का थैली के समान बहुकेंद्रीय पिंड एक वृत्त द्वारा शीर्षक पेपिला के द्वारा केंद्र से जुड़ा रहता है। पहले इस रचना को अपशिष्टी आहार नाल समझा जाता था, परंतु अब इसे एपिकल ग्लैंड समझा जाता है। इस ग्लैंड्स के अलावा एक जोड़ी बड़ी कोशिकाएं सेफेलिक ग्लैंड्स या वेदन ग्रंथियां भी होती हैं, जो अपने सक्रिय सिरे द्वारा यानी नैरो एंड द्वारा शीर्षक पेपिला यानी एपिकल एंड के निकट खुलती हैं। दूसरी पंक्ति की पृष्ठीय उपचर्मी कोशिकाओं के नीचे एक बड़ा ब्रेन और उससे जुड़े कई तंत्रिका तंतु होते हैं। मस्तिष्क के ऊपर एक्स की आकृति के लार्वा के नेत्र होते हैं, जो 2 अर्धचंद्राकार क्रिसेंट्रिक पिगमेंट सेल्स या आई स्पॉट के द्वारा बने होते हैं। नेत्रों की अवतल सतहें एक दूसरे से विमुखी होती हैं। इनकी कॉनकेविटी में एक अच्छा स्वच्छ अपरिवर्तनीय पदार्थ होता है, जो लेंस की भांति कार्य करता है। परजीवी जीवन व्यतीत करने के कारण वयस्क लोग में किसी भी प्रकार के प्रकाशग्राही का अभाव होता है। एक जोड़ी लंबे नलिकाकार प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स शरीर के पिछले अर्धभाग में पार्श्व रूप से स्थित 2 प्रोटोनेफ्रिडियल पोर्स द्वारा या उत्सर्जित छिद्रों द्वारा बाहर खुलते हैं। जनन कोशिकाओं के समूह, जिन्हें जर्म बॉल्स कहा जाता है, शरीर के पिछले भाग में होते हैं। अब बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी की। मीरासीडियम लार्वा
भोजन नहीं करता, यानी यह जैसे ही कैप्सूल से निकलता है तब यह फीड नहीं करता है, इसे कोई भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। बोर्लो 1925 के अनुसार यह जल में इधर उधर इस प्रकार तैरता रहता है जैसे कि अत्यंत जल्दबाजी में किसी वस्तु की खोज कर रहा है। जैसे ही कैप्सूल से निकलता है उसके बाद इसमें फ्री स्विमिंग होने लगती है, यानी स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी न किसी को खोज रहा है। मीरासीडियम जिस किसी भी वस्तु या जीव के संपर्क में आता है उसी में यह एंटर करने का प्रयास करता है, यानी घुस जाने का प्रयास करता है। परंतु इस प्रकार प्रवेश करने वालों में से केवल वे ही सफल हो पाते हैं जो अपने माध्यम, यानी इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, घोंगा, परपोसी लिमनिया, सक्सीनिया, प्लेनॉर्बिस, बोलेनियस आदि के कोमल भाग से संपर्क कर पाते हैं। अंडे से बाहर निकलने के लगभग 24 घंटे बाद तक जो लार्वे, यानी मीरासीडियम लार्वा किसी उपयुक्त, यानी इसके इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में एंटर नहीं कर पाते तो वे स्वयं ही मर जाते हैं। इसके अलावा अनुपयुक्त परपोषी या सामान्य मध्य परपोषी के अनुपयुक्त भाग जैसे कवच के संपर्क में आने वाले लार्वे भी उनमें प्रवेश करने का प्रयत्न करते हुए थक कर मर जाते हैं। बेधने के लिए, यानी इसमें एंटर करने के लिए मीरासीडियम अपने शीर्षक यानी एपिकल पैपिला द्वारा वस्तु पर चिपक कर अपने शरीर के कॉन्ट्रैक्शन और प्रसारणों के साथ वेदन गतियाँ करता है। इसी क्रिया में मांस को विलीन करने वाले लार्वा के सिक्रीशन भी सहायता करते हैं। परिणाम स्वरूप परपोषी के ऊतक में छोटा छिद्र बन जाता है। अब लार्वा अपनी सिलेटेड अधिचर्म को उतार कर छिद्र द्वारा परपोषी के अंदर एंटर कर जाता है और शीघ्र ही घोंगे की पाचक ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जहां यह लगभग 14 दिन में विभिन्न प्रकार के लार्वा में परिवर्तन के बाद दूसरी लार्वल स्टेज स्पोरोसिस्ट लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। बात करते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा की। अगर इसके डायग्राम की बात कर ली जाए तो स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें आगे की तरफ ओल्डर रेडिया, उसके बाद फ्लेम सेल्स, ओपनिंग ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया जहाँ से कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है, यंग रेडिया, जर्म सेल्स, ओल्डेस्ट रेडिया, सब एपिथेलियम लेयर्स, इसकी बॉडी वॉल, मसल्स लेयर, क्यूटिकल्स। ये रेडिया की बात की जा रही है, ओल्डर रेडिया, ये ओल्डेस्ट रेडिया, ओल्डर रेडिया और ये यंग रेडिया। इसकी जो नेक्स्ट लार्वल स्टेज है, फर्स्ट मीरासीडियम, सेकंड स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट के जो बाद जो इसकी लार्वल स्टेज आती है वो कहलाती है रेडियल लार्वा। अब बात करते हैं स्पोरोसिस्ट की। यह है लगभग 0.7 mm लंबे थैले की भांति, जैसे कि थैला होते हैं। इनकी बॉडी वॉल में सिलेटेड अधिचर्म के अलावा मीरासीडियम की बॉडी की वॉल की तरह शेष सभी स्तर होते हैं। अधिचर्म के स्थान पर एक पतली क्यूटिकल बन जाती है। मीरासीडियम लार्वा की ग्रंथियां मस्तिष्क, नेत्र, चिन्ह और शिखर पैपिला डीजेनरेट होकर लुप्त हो जाते हैं। जो एपिकल पैपिला था वो इसमें नहीं प्रेजेंट होता, वो डीजेनरेट हो जाता है, यानी विघटित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आदिवृक्क विभाजित होकर, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया डिवाइड होकर 2 फ्लेम सेल्स बनाते हैं जो एक सम्मिलित उत्सर्जी वाहिनी द्वारा बाहर खुलती हैं। इनके अलावा स्पोरोसिस्ट में जर्म बॉल्स भी बन जाती हैं। स्पोरोसिस्ट परपोषी के ऊतक में इधर उधर घूमता रहता है और उनसे अपना पोषण अवशोषित करता है। इसकी जनन कोशिकाएं
से अगली लार्वल अवस्था रेडियाई में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक स्पोरोसिस्ट 5 से 8 रेडियाई उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं रेडियल लार्वा की। स्पोरोसिस्ट जो लार्वल स्टेज है उससे जो रेडियाई लार्वा या रेडियल लार्वा की जो फॉर्मेशन होती है, एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडियाई लार्वा बनते हैं। अगर रेडियल लार्वा की डायग्राम की देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका एंटीरियर पार्ट माउथ में कन्वर्ट हो जाता है। माउथ के नीचे फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे फेरेंजियल ग्लैंड, ऊपर वाला रीजन कॉलर, कॉलर के नीचे वर्थफोर, जहाँ से कि सर्किरियल लार्वा की फॉर्मेशन होगी। जर्म बॉल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, एपिथेलियल बॉल्स, जर्म बॉल्स, लैपेड्स, जर्म बॉल्स, सर्किरियल लार्वा। ये सर्किरियल लार्वा है जो कि वर्थफोर के द्वारा निकलेगा। अब बात करते हैं रेडियल लार्वा की। स्पोरोसिस्ट की शरीर वॉल फट जाने से, ये बॉडी वॉल फट जाने से रेडियल लार्वा बाहर निकलते हैं। प्रत्येक रेडियल लगभग 1.3 mm से 1.6 mm लंबे व बेलनाकार होते हैं। इसके अगले सिरे पर माउथ के पीछे कॉलर, कॉलर के पीछे वर्थफोर और पिछले सिरे के निकट अदर पार्ट से भी एक जोड़ी उभार होते हैं, जिन्हें लैपेड्स या प्रोक्रिसला कहते हैं। इसकी बॉडी वॉल सामान्य स्तों जैसे क्यूटिकल, वृत्ताकार अनुदैर्ध्य पेशियों और उपकला की बनी होती है। मुख्य एक छोटी पेशी एक रस्सी यानी फेरिंग्स में खुलता है, जिसके बाद लंबे थैली के समान एक इंटेस्टाइन, एंट्रोन, गट होती है जो कोशिकाओं के केवल एक स्तर से अस्तित्व रहती है। ग्रसनी में असंख्य फेरेंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया विभाजित होकर फ्लेम सेल्स के निर्माण करते हैं। लार्वा का शरीर जर्म बॉल्स या मेसेनकाइमी कोशिकाओं से भरा रहता है। रेडियाई अपने परपोषी के ऊतकों को खाता हुआ गति करता रहता है। इससे पेशियों के संकुचन तथा कॉलर एवं फ्लैपेट्स की सहायता से गति होती है। गति करते हुए रेडिया घोंघे के विभिन्न अंगों में घुसते हैं, परंतु यह उसकी पाचन ग्रंथियों में घुसना अधिक पसंद करते हैं। गर्मी की ऋतु में जब यह पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है, तब रेडिया जनन गोलिकाएं रेडिया की सेकेंड जनरेशन रेडियाई को जन्म देती है, जो आकृति व अपने जनक के समान ही होते हैं। जाड़े की ऋतु में द्वितीय पीढ़ी के रेडिया की जनन कोलिकाएं अगली अवस्था के लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें कि सर्केरियल लार्वा कहते हैं। बात करते हैं सर्केरियल लार्वा के डायग्राम की। तो सर्केरियल लार्वा जो कि वर्थफोर जो रेडियाई लार्वा था उससे निकले थे, तो ये कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें एक टेल होती है, टेल के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। ये इसकी बॉडी होती है, ऊपर वाला माउथ, इसके नीचे ओरल सक्कर्स जो कि मस्कुलर फेरिंग्स के द्वारा जोड़ा रहता है। उसके नीचे वाला पार्ट इसोफेगस, ये गट, सिकम, साइटोजिनस ग्लैंड सेल्स और ये साइड में फ्लेम सेल्स जिसके द्वारा एक्सक्रीशन की क्रिया होती है। ये जर्म बॉल्स प्रेजेंट होती हैं। बात करते हैं सर्केरियल लार्वा। प्रत्येक रेडियाई में बने 14 से 20 सर्केरियल लार्वा वर्थफोर के द्वारा घोंघे की पाचन ग्रंथि में पहुंच जाते हैं। आकारिकी में सर्केरियल लार्वा वयस्क फ्लुक के बहुत कुछ समान होते हैं, यानी जो एडल्ट स्टेज होती है इसकी उसके समान होते हैं। इसका शरीर अंडाकार 0.25 mm से 0.3 mm तक लंबा तथा इसमें एक साधारण सी लंबी पूंछ होती है जो कि इनको तैरने में हेल्प करती है। यानी इसकी शरीर
बॉडी वॉल के स्तर भी स्पोरोसिस्ट और रेडिया की भांति होते हैं। इसमें क्यूटिकल में पीछे की ओर को मुड़े हुए सूल पाए जाते हैं। शरीर भित्ति के नीचे यानी बॉडी वॉल के नीचे असंख्य सिस्टोजिनस ग्लैंड्स होती हैं जो इसके बाद की लार्वल अवस्था मेटासर्केरिया के लिए फुटी का स्रावन करती हैं। वयस्क के समान इनमें माउथ सकर्स तथा वेंट्रल सकर्स या स्टेबुलम सुनिर्मित होते हैं। सर्केरिया के शरीर में वयस्क जंतु के पाचक, उत्सर्जी तथा जनन तंत्रों के अवशेष भी होते हैं। मुख एक फेरिंक्स में खुलता है जिसके बाद ईसोफेगस तथा इंटेस्टाइन होती है। आंत्र अधर चूसक से आगे दो शाखाओं में बंटकर दो नलिकाकार भुजाएं बनाती हैं। दोनों पार्श्व विभाग में जो फ्लेम सेल्स की एक बड़ी संख्या पाई जाती है जो एक जोड़ी एक्सक्रीटरी डक्ट द्वारा ओपन होती है। दोनों उत्सर्जी नलिकाएं यानी एक्सक्रीटरी डक्ट पूंछ के पीछे सामने प्रसव मिलकर एक एक्सक्रीटरी वेसिकल या ब्लैडर बनाती हैं और ब्लैडर से एक उत्सर्जी वाहिनी निकलकर पुच्छ में बढ़ जाती है जहां यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और एक जोड़ी वृक्क रंध्रों द्वारा बाहर खुलती है। इसके शरीर में जनन कोशिकाओं के समूह मिलते हैं जो प्रोपोगेटरी सेल्स की वंशज मानी जाती हैं। ये कोशिकाएं वयस्क के जनन तंत्र के अधपश्च में का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बात करते हैं मेटासर्केरिया की। मेटासर्केरिया जो है इसकी जो मेटासर्केरिया लार्वल स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है। यह कैप्सूल फॉर्मेशन से लेकर मेटासर्केरिया तक का जो पीरियड होता है इसका 35 से 65 डेज लग जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी बाहरी लेयर जो है सिस्ट वॉल, ऊपर की तरफ माउथ की ओरल सगर से घिरा हुआ है। इसके नीचे फेरिंग्स, मस्कुलर, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी कैनाल्स, फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी वेसिकल, एसिटाबुलम। मेटासर्केरिया घास की एक ही पत्ती पर हजारों मेटासर्केरिया चिपके रहते हैं पाए जाते हैं। ये गोलाकार होते हैं और प्रत्येक का व्यास लगभग 0.2 mm होता है। मेटासर्केरिया वास्तव में एक जुबिलाइन फ्लूक होता है और इसे मेरिटा भी कहते हैं। सर्केरिया से भिन्न इसका आकार गोल, इस पर एक कठोर पुट्टी और इसमें फ्लेम सेल्स की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें पुच्छ और पुट्टीजनक ग्रंथि कोशिकाओं का अभाव होता है और इसका उत्सर्जी ब्लैडर एक छिद्र द्वारा सीधा बाहर खुलता है। जर्म सेल्स या जननिक अधपश्च जो कहते हुए पाए जाते हैं। मेटासर्केरिया की पुट्टी शुष्कन की छोटी छोटी अवधि के लिए उसकी रक्षा करती हैं। अब बात करते हैं इसके इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट। यह लार्वा केवल निश्चित परपोषी भेड़ में ही वयस्क फ्लूक में परिवर्तित होता है। परपोषी का संक्रमण इसकी पुट्टियों में युक्त घास तथा एक जलीय पौधों की भित्तियों के खाने पर होता है। क्योंकि इसकी पुट्टी परपोषी के जठर रस में विलय नहीं होती अतः मेटासर्केरिया उसके अंदर जीवित रहता है। अंत में इंटेस्टाइन के प्रारंभिक भाग में इसकी सिस्ट खुल जाती है और लार्वा मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात ये इंटेस्टाइन वॉल को पेनिट्रेट करके देह गुहा में आ जाता है। अब यह यकृत का संक्रमण करता है और उसके टिश्यूज को खाता हुआ 5 से 6 सप्ताह में बड़ा हो जाता है। इसके पश्चात ये बाइल डक्ट्स में स्थित होकर लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और परपोषी के बॉडी में प्रवेश करने के 11 से 13 सप्ताह बाद अंडे देना प्रारंभ कर देता है। अगर बात की जाए इसकी लाइफ हिस्ट्री की तो ये सिप का जो लीवर वाला पार्ट है वहाँ पर ये
मेटासर्किरिया जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि लीप्स के द्वारा, ये लीप पर मेटासर्किरिया इसको ये फीड करती है, तो ये इसके इंटेस्टिनल पार्ट में पहुंच जाते हैं और 6 से 12 हफ्ते के बीच में ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये इसकी जो फीकल मैटर है उसके द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं और यह फिर इसके जो एग्स हैं फीकल मैटर के द्वारा बॉडी के बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से ये एग सेल कंटेनिंग एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद इससे मिरासीडियम की फॉर्मेशन होती है, जो कि फ्री स्विमिंग होता है और पायरेटल करंट के साथ इसका जो सेकेंडरी होस्ट है इन स्नेल उसमें पेनिट्रेट कर जाता है। वहाँ पर पहुँचकर ये प्राइमरी एपर्चर जो होता है, इसमें वाटर करंट बहता है स्नेल में, उसमें जाके स्पोरोसिस कंटेनिंग रेडियाई की फॉर्मेशन करता है। रेडियाई से आपका सर्केरिया से सर्केरिया जो होता है फ्री स्विमिंग होता है और जो आगे चलकर मेटासर्किरिया के लिए लीप्स पे या ग्रास पर अटैच हो जाता है। ग्रास को जैसे ही शिप खाती है फिर ये बॉडी में उसके एंटर कर देता है। तो आज हमने डिस्कस किया लाइफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका।